ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन +1 केमिस्ट्री का आप लोगों को समझा रहा हूं, जो कि हर एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यहां पर ये देखिए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और ये जवाब किस तरीके से देना होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। The following set of quantum number is not possible. Explain why. यानी कि यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि n इक्वल टू L इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू -3। अब ये बताना है कि ये क्वांटम नंबर सही है या नहीं सही है, यानी कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा और किस तरीके से लिखना है। ये जो अब आपको येलो कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये आपका आंसर है कि एज वी नो दैट L इज इक्वल टू n-1। L यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। L का वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आप n के जगह पर 2 रखते हैं तो L इज इक्वल टू होता है 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी L का वैल्यू यहां पर 1 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्वेश्चन के अंदर L का वैल्यू L इक्वल टू 3 दिया गया है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहां पर लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन हैव L इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नेम ए स्पेसीज विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग आयंस। यहां पर कुछ आयंस दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कुछ इंडिकेशन देना हो रहा है वो मैं रेड कलर से दे रहा हूं। ये स्पेसीज हैं, ये आयंस हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं आपको बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि वे सभी स्पेसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। तो यहां पर जो नाइट्राइड आयन है, ये नाइट्राइड आयन है। नाइट्राइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो नाइट्रोजन का खुद 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले रखा है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सल्फाइड में 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर के और 2 निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये जो सोडियम आयन है, एक्चुअली सोडियम एटॉम होता तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 1+ होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया है और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। इसी तरीके से जितने भी स्पेसीज हैं आपको यहां पर पेपर में दिखाना पड़ेगा कि किस स्पेसीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर आप सॉल्व जब करते हैं तो आपको मिलता है कि केवल सल्फर को छोड़कर, यदि यहां पर सल्फर को छोड़ दिया जाए सल्फाइड आयन को, तो बाकी सबों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए यहां पर आपको लिखना होगा देयरफॉर एक्सेप्ट सल्फाइड आयन ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो कंप्लीट हो रहा है इसको मैं येलो कलर से कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी डेल्टा S। यानी कि यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि वह सिस्टम जिसमें कि न तो हीट एनर्जी
एब्जॉर्ब करता है, न तो वह रिलीज करता है, और ना ही उसका मास चेंज होता है। यानी कि जिसमें मास और एनर्जी डज नॉट चेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और सराउंडिंग बिटवीन सिस्टम, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ पर डेल्टा यू इट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका वैल्यू 0 है, तो इस केस में डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। इसका आंसर ये है कि डेल्टा एस यहां पर पॉजिटिव होगा यदि यह कंडीशन है तो, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज सेपरेटेड बाय यहां पर 2 बार सेपरेटेड बाय लिखा गया है, इसलिए एक को मैं यहां से कट कर रहा हूं। सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देयरफॉर इट बिकम्स डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड SO2। यहां पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस का वास्तव में जो मीनिंग होता है, 2 or more than 2 structure of an molecule or atom in each structure the position of atoms are same। दोबारा सुन लीजिए, 2 or more than 2 स्पेसीज। अब वो स्पेसीज आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इन स्पेसीज द पोजीशन ऑफ एटॉम्स आर सेम बट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। यहां पर देख लीजिए कि एक ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं C, और दोनों तरफ ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लेकिन यहां पर सेकेंड स्ट्रक्चर, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कार्बन पर गया और फिर यहां से इधर आ जाता है, तो यहां पर चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। यह ऐसा ही पोजीशन इधर हो सकता है रिवर्स। तो 3 यहां पर इसके स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द कंडीशंस अंडर विच गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। प्लीज सॉरी। तो यहां पर इसका आंसर होगा कि वो कंडीशन आपको बताना है, तो वो कंडीशन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यदि यहां पर आप टेम्परेचर लो रखते हैं और हाई प्रेशर रखते हैं तो वह आइडियल गैस नहीं हो सकता है, वो उसका कंडीशन चेंज हो जाता है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल गैस जो होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, यानी कि आइडियलिटी से वो चेंज हो जाता है। तो आइडियलिटी से चेंज कब होगा, जब वहां पर टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, तो वो आइडियल का नेचर छोड़ करके नॉन आइडियल की ओर मूव कर जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए 6th क्वेश्चन। ये तो पहले 5th को मैं यहां पर, हाँ, अब 6th क्वेश्चन। जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसमें यह कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। यदि रिडॉक्स रिएक्शन भी है तो उसमें किस टाइप के हैं। यहां पर आपको ये देखना है, यहां पर जो F2 है, इस F2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, लेकिन इससे यह रिएक्ट करके जो बना रहा है HF बना रहा है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब वो किसी नॉन मेटल के साथ रहता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो इट मीन्स कि यहां पर HF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जबकि HOF के अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट के केस में
पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन यहां पर इसका पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन F2 टू F पॉजिटिव, यानी कि यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से +1 की, ये यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन F2 टू F पॉजिटिव, ब्रैकेट में कर देता हूं, इन HOF। आप भी पेपर में ब्रैकेट के अंदर इसे डाल देंगे ताकि टीचर को समझने में कोई परेशानी ना हो कि ये आपने ऐसा क्यों किया, ताकि उनको पता लग जाए कि यहां इसके बीच में, थोड़ा मैं इसको ये कर लेता हूं, और इसके बीच में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्लोरीन का। लेकिन यदि हम यहां पर इसको देखें, इस फ्लोरीन का और यहां पर जो HF है, इसके बीच में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो एक ही इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक्चुअली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि रिडक्शन किस केस में हो रहा है। ऐसे मैंने यहां पर लिखा है कि रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन दिस टू दिस, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दें HF, तो टीचर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहां पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है और यहां पर इसका IUPAC नेम लिखना है। ऐसे IUPAC नेम लिखने के जो रूल्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब यहां पर देखिए 4 कार्बन एटॉम्स है, इसलिए हमने यहां पर ब्यूट लिखा है, और फर्स्ट कार्बन पर यहां पर डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे यहां से यदि हम इस साइड से काउंटिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन होता है, और यदि हम राइट से काउंटिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन होता है। तो काउंटिंग हम कहां से करें? तो आपको मैं ये बता दूं, यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। इसलिए हमारा काउंटिंग लेफ्ट साइड से होगा। फर्स्ट कार्बन पर यहां पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और यहां पर सेकेंड कार्बन पर यह ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है 1 2 3, सॉरी थर्ड नंबर पर, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्यूट 1N3YNE। तो इन तो हमने डबल बॉन्ड के लिए लिखा है और YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा है। तो इस तरीके से आपको IUPAC नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। तो एक बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +2 होता है। तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटासियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1, इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अब यहां पर कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते पेपरों में। यहां पर कहा जा रहा है कि यह सोडियम पेरोक्साइड है, और व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम पेरोक्साइड इज रिएक्ट्स विद वाटर, देन राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यानी कि वाटर और सोडियम पेरोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होगा उसके लिए आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो हमेशा याद रखिए कि यदि सोडियम पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है। तो यहां पर ये हो गया, ये सोडियम पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट यहां पर ये चीज जो देख रहे हैं ये HCl है। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो कैल्शियम मेटल
यदि HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो नॉर्मली आपको यहां पर ये याद रखना है कि एनी टाइप ऑफ मेटल इफ रिएक्ट्स विद एनी टाइप ऑफ एसिड देन इट लिबरेट हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो यहां पर कैल्शियम यदि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट करता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। यहां पर कहा जा रहा है यूज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि यह कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो सबसे पहले वहां पर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ जाता है तो वह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। यहां पर Be2 है। अब यहां पर आप जानते हैं कि जो बोरॉन जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर यदि Be2 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 बेरिलियम के मॉलिक्यूल है, एटॉम है। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं और इसका यहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो जहां पर आपको स्टार नजर आ रहा है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और जो विदाउट एनी स्टार है तो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है, आपको यहां पर क्या करना है कि टोटल जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो गौर से यहां पर देखिए 2 और ये 2, ये 2 + 2 4 तो हमारे पास यहां पर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और ये जो 4 है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 4 में से 4 माइनस हुआ 0 को 2 से डिवाइड किया 0, तो यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 आ जाता है और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने के कारण ये कंफर्म हो जाता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4 with the help of diagram mention the hybrid state of 2 carbon atoms। उसके लिए यहां पर अपने पास ये है, यह एल्कीन है और यहां पर यानी कि एथीन हो गया। फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और आपको पहले से भी पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए। मैं यहां पर आपको साइड में लिख करके दिखा रहा हूं। जैसे कि ये कार्बन हो गया, कार्बन के चारों तरफ यदि सिंगल बॉन्ड हो तो समझिए कि वहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। यदि कार्बन की किसी एक साइड में एक डबल बॉन्ड हो तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है और यदि यहां पर 3 कार्बन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाए, यदि ट्रिपल बॉन्ड्स यहां पर आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर sp हाइब्रिडेशन है। तो चूंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, हाफ पाई ऊपर है और हाफ पाई नीचे है, तो इट मीन्स कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि ये डबल बॉन्ड इस तरीके से आया है। तो यानी कि दोनों कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट, अब कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल को हम लोग यहां पर इस तरीके से देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। 3.6 एंगस्ट्रॉम, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, यानी कि mv है।
अब यहां पर लेमडा यानी कि आपका वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम है। ये जो 3.6 एंगस्ट्रॉम है इसे आपने मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई किया है। H जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपको यहां पर दिया हुआ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट आपने रखा। M जो कि मास कैलकुलेट करना है, और यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जो कि वेलोसिटी है। फोटोन का मतलब यहां पर लाइट एनर्जी से होता है, तो यहां पर लाइट का वेलोसिटी आपने दिया। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आप पाएंगे कि आपको इसका मास इतना मिलता है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 with silver electrode. Write reaction that occur at each electrode. यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एनोड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड का मतलब होता है जहां पर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जो Ag है, चूंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर मेटल है, यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो ये AgNO3 है ये ब्रेक होकर के Ag आयन बनाएगा, और ये Ag आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, 3rd नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। देखिए पेपर में यहां पर मोल पर लीटर न लिख करके मोलरिटी भी पूछा जा सकता है। इन द सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंट ऑफ दिस यानी कि 69%। तो देखिए मोलरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है WB, यानी कि WB का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB का मतलब हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यदि यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर दिया हुआ है तो ऊपर में 1000 यहां पर लगाएंगे, और इनकेस यदि आपको यहां पर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ रहेगा तो ये ऊपर में 1000 नहीं लगेगा। उस हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहां पर आपको अलग से समझना पड़ेगा। W = क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट यहां पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, डेंसिटी के हेल्प से हम इसका मास निकालते हैं। यहां पर 69% है, तो आपने यहां पर 69 ऑब्लिक आपने 100 लिखा, सॉरी 100 आपने लिखा, और इसे आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया 1.41 से, तो ये आपको मिला W। तो ये जो 69 यहां पर मैंने लिखा है वो 69 वो यहां पर है, ये देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूं, और ये जो 100 आप यहां पर देख रहे हैं वो 100 यहां पर है, और ये जो 1.41 है जो कि डेंसिटी है, इस चीज को मैंने यहां पर लिखा है। ये हो गया। तो ये पूरा फिगर अपना क्या बन गया, वेट W बन गया, जो कि मैंने यहां पर फॉर्मूले में WB लिख रखा है। ये रेड वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब के सब क्या बन गया, W। MB यानी कि नाइट्रिक एसिड का जो मोलिकुलर मास है, इसको मैं येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये हमारा MB है, और यहां पर 1000 है, तो ये आपने 1000 ले लिया।
तो आप कहेंगे जी तो यहाँ पर वॉल्यूम कहाँ गया, तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर जो लिया है 1 मिलीलीटर लिया है। क्योंकि ऐसा ही इसमें कोई वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मिलीलीटर पर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर मिलता है 15.44 m। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के समझ में आ जाए। इसे एक दो बार आप देख लेंगे। एक्चुअली मार्केट में आपको गेस पेपर मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं। उस मॉडल पेपर में आपको सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर किन्हीं की आवाज नहीं होती है। तो मैंने यही कोशिश किया है कि आपको मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊं अपने यूट्यूब चैनल से। इसमें हर एक क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश किया हूं। एक साथ में 10-12 क्वेश्चन ही ले पा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, ये पैटर्न आपको अच्छा लगे, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएंगे कि मेरा ये प्रयास आपके लिए अच्छा है या बुरा है। यदि आपने मुझे सपोर्ट किया, यानी कि आपकी तरफ से फेवरेबल मुझे रिप्लाई मिला, कमेंट मिला, तो मैं इस तरीके के और भी वीडियो डेवलप करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप खुद इससे इम्प्रेस्ड हुए इस वीडियो से, तो और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे हर एक वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर एक वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे सेंड करने की कोशिश करें। इसका लिंक सेंड करें ताकि आपके भी मित्र इस वीडियो से फायदा उठा सके और आपके एहसानमंद रहें। थैंक यू। जय हिंद। और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं मिल रहा है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस तरीके का वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।